हेलो बच्चों, आज हम उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा प्रश्न पत्र का सॉल्यूशन देखेंगे विज्ञान विषय का। तो 2024 में बोर्ड परीक्षा में जो भी प्रश्न बने हैं विज्ञान विषय में, उन सभी का वीडियो सॉल्यूशन हम देखेंगे। तो आइए देखते हैं और सीक्वेंस वाइज हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है एथेन आणविक सूत्र C2H6 में सहसंयोजक आबंध हैं। प्रश्न पूछ रहा है कि एथेन में सहसंयोजक आबंध कितने हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एथेन की संरचना कैसी होती है। हम साइड में बना के देख लेंगे एथेन की संरचना आखिर होती कैसी है। एथेन का फॉर्मूला है C2H6। तो हम सबसे पहले एथेन को ड्रॉ कर लेते हैं। चारों तरफ हम हाइड्रोजन लगा लेते हैं। ये रहा हमारा एथेन। अब हमें बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि एथेन में कितने सहसंयोजक आबंध होते हैं। तो हम काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो हमें आंसर मिलेगा एथेन में 7 सहसंयोजक आबंध होते हैं। बच्चों, अगर आपसे पूछा जाए कि यह सहसंयोजक आबंध होते क्या हैं, तो आप ऐसे बताएंगे, दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनने वाला बंध सहसंयोजक आबंध कहलाता है। अगर एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है तो उसे एकल आबंध कहते हैं। दो दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है तो उसे द्विआबंध कहते हैं। और तीन तीन इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है तो उसे त्रिआबंध कहते हैं। एकल आबंध बनेगा जैसे इसमें बन रहा है एथेन में, द्विआबंध बनेगा एथीन में द्विआबंध बनेगा। यह है एथीन का। हो सकता है अगली बार आपसे पूछ ले कि एथीन में कितने आबंध हैं। एथाइन, ये एथाइन का फॉर्मूला है, इसमें त्रिआबंध है। तो आपको इनमें भी दिखाई दे रहा होगा बहुत अच्छे तरीके से। आप इनमें भी सारे बंधों की गिनती करके आप बता सकते हैं कि कितने सहसंयोजक आबंध हैं। तो आई होप कि आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है ख। प्रश्न 1 का ख भाग है, निम्न अभिक्रिया में उपचायक पदार्थ हैं। और ये अभिक्रिया आपको दी गई है। हालांकि मैंने नीचे आंसर भी लिखा है, लेकिन प्रश्न को समझेंगे। तो हमारे पास ये अभिक्रिया है। अभिक्रिया में क्या हो रहा है, यह एक रेडॉक्स अभिक्रिया है। अभिक्रिया में कुछ ऐसा हो रहा है। तो आप अभिक्रिया को देख के समझ गए होंगे, CuO से Cu बन रहा है, यानी ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है। तो ये हम कहेंगे अपचयन हो रहा है, अपचयन। दूसरे पार्ट में H2 एक ऑक्सीजन ग्रहण कर रहा है तो हम कहेंगे ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण, या दूसरे शब्दों में इसे उपचयन भी कहते हैं। उपचयन, उपचयन हो रहा है। जिस पदार्थ का अपचयन होता है वह अपचायक की तरह जिसका उपचयन होता है वह अपचायक की भांति कार्य करता है, और जिसका उपचयन होता है वह अपचायक की भांति कार्य करता है। तो H2 का H2O में ऑक्सीकरण हो रहा है तो H2 को हम कहेंगे यह एक अपचायक है, और CuO का Cu में अपचयन हो रहा है तो हम कहेंगे यह एक ऑक्सीकारक या एक उपचायक है। तो आंसर मैंने लिख दिए हैं पहले ही। आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इस उम्मीद के साथ अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन था हमारा कि अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है। तो हमें ये औषधि दी गई है। आप लोग अच्छे से जानते हैं कि अपच का उपचार करने के लिए एंटासिड का यूज़ करते हैं। एंटासिड क्या होती है? एंटासिड एक क्षारकीय पदार्थ है और हमारे पेट में अपच होता है अम्लीयता की वजह से। तो यह एक उदासीनीकरण का भी उदाहरण है। तो इस तरह से आंसर हो जाएगा एंटासिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप में जाइलम का क्या कार्य है। तो बच्चों, पादप में जाइलम का कार्य क्या है? जल का वहन। ठीक इसी प्रकार ये भी पूछा जा सकता है कि पादप में फ्लोएम का क्या कार्य है। फ्लोएम का क्या कार्य है? तो फ्लोएम का कार्य क्या है? भोजन का परिवहन, भोजन का परिवहन। इसकी जगह यह भी पूछा जा सकता है कि रंध्र का क्या कार्य है। रंध्र का क्या कार्य है? पादप में रंध्र का क्या कार्य है? तो आप लोग आंसर में क्या कहेंगे? गैसीय विनिमय। रंध्र का कार्य क्या है? गैसीय विनिमय। गैसीय विनिमय यानी गैसों का आदान प्रदान करने का काम रंध्र या स्टोमेटा करते हैं। तो ये क्वेश्चन आप अच्छे से समझ गए होंगे। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में पित्त का भंडारण होता है। मानव शरीर का पित्त का भंडारण होता है पित्ताशय में। तो ये वन वर्ड आंसर है और आपको
MCQ टाइप आपके 4 ऑप्शन आते हैं, आपको एक टिक करना है। तो पित्ताशय में पित्त का भंडारण होता है। अगला क्वेश्चन है, परिपथ में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? तो बच्चों सिंपल सा इसका आंसर हो जाएगा विद्युत धारा। ऐसे भी पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन, हो सकता है कि विद्युत धारा ना पूछा जाए, इस बजाय इसके ऐसा पूछ लिया जाए कि विद्युत धारा का मात्रक क्या है, ऐसे भी तो पूछा जा सकता है। तो हमें यह भी पता होना चाहिए विद्युत धारा का मात्रक क्या है, एम्पियर। विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र क्या है, यह भी पूछा जा सकता है। तो विद्युत धारा को मापा जाता है अमीटर में, विद्युत धारा को मापा जाता है अमीटर में। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन था हमारा प्रश्न 1 का 6 भाग, किसी उत्तल लेंस की क्षमता 2D है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी? ये थोड़ा इंटरेस्टिंग सा और सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है। तो लेंस की क्षमता है 2D। एक क्वेश्चन यहाँ से यह भी निकलता है कि लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होगा? लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर। क्या होता है बच्चों? डायोप्टर। ये भी कई बार क्वेश्चन बना है कि लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है, डायोप्टर। क्वेश्चन बन सकता है कि लेंस की क्षमता के लिए सूत्र क्या है? तो लेंस की क्षमता को हम P लिखते हैं। P के लिए फॉर्मूला होता है 1/f। तो इस फॉर्मूले से हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। लेंस की क्षमता दी गई है हमें 2D, तो हमें f याद करना है, 1/f याद करना है। तो ये ऐसे हो जाएगा, f = 1/2। तो 2 से 1 में भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, दशमलव लग जाएगा, 10 हो जाएगा, 2 पंजा 10 होता है, 0.5 मीटर। ध्यान रखिए बच्चों, डायोप्टर उस लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस दूरी मीटर में दी गई होती है। तो आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? तो बच्चों ये आपके पास ऑप्शन है, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। घास, गेहूं, आम, नहीं ये नहीं करते हैं। बकरी, गाय, हाथी, ये भी नहीं करते हैं। घास, मछली, बकरी, नहीं। आंसर होगा हमारा घास, बकरी और शेर। घास बच्चों यहाँ पे हो जाएगी उत्पादक, घास को कहेंगे हम उत्पादक। बकरी हो जाएगी प्रथम वर्ग की उपभोक्ता और शेर हो जाएगा द्वितीयक वर्ग का उपभोक्ता। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आ गए हैं प्रश्न संख्या 2 में। ये सब जो हमने अभी तक सॉल्व किए ये प्रश्न 1 के भाग थे, तो और सारे 1-1 नंबर के थे। आपको इन क्वेश्चन में केवल 1 वर्ड, केवल आंसर को लिखना है। अब है क्वेश्चन, उस अधातु का नाम व प्रतीक लिखिए जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। बच्चों ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, हमसे पूछी गई है अधातु। तो अधातु कौन सी होती है? ब्रोमीन, और इसका सिंबल क्या होगा? Br। आपको यहाँ पे दोनों लिखने हैं तभी आपको अंक मिलेगा। अगर बच्चों यहाँ भी पूछ लिया जाए कि उस धातु का नाम व प्रतीक लिखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि धातु कौन सी है जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में होती है, और ये क्वेश्चन भी बना है, तो धातु क्या है? मरकरी। मरकरी, इसका सिंबल क्या हो जाएगा? Hg। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पेपर के रंग को क्यों नहीं बदलती है? आंसर है इसका, देखिए बच्चों यहाँ पे शुष्क लिखा हुआ है। हाइड्रोक्लोरिक गैस को जब हम पानी से क्रिया कराते हैं, हाइड्रोक्लोरिक गैस में हम पानी डालेंगे तो हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन जाता है, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में क्या होता है? आयन उपस्थित होते हैं। अम्लों में आयन होते हैं H+ आयन, और इन H+ आयनों की वजह से यह अम्लीय गुण दिखाते हैं। लेकिन शुष्क HCl गैस है और हमारा लिटमस पेपर भी शुष्क है, तो हमें HCl गैस कोई अम्लीय गुण नहीं दिखाएगी। आंसर लिखा हुआ है तो आपको यह समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो सॉल्व करने वाला है, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस तरीके का क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी? इसके लिए बच्चों फॉर्मूला होता है वक्रता त्रिज्या, जिसे हम कहते हैं C, = 2 × फोकस दूरी f। तो फॉर्मूला होता है C = 2f, या इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं f = C/2। उसी फॉर्मूले को हमने दूसरे रूप में बदल दिया है। अब हम इसका आंसर निकाल लेंगे। हमें याद करना है फोकस दूरी f = C की जगह रख लेंगे हम 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर / 2। तो आंसर क्या हो जाएगा? बहुत ईजी सा आंसर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उस दर्पण का नाम बताइए जो किसी वस्तु का सीधा और बड़ा प्रतिबिंब देता है। तो आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण वस्तु का सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। बच्चों अगर इसकी जगह आपसे पूछा जाए कि उत्तल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाता है, तो छोटा, सीधा, आभासी, ये हो जाएगा उत्तल दर्पण का। और इसी के साथ अगर पूछा जाए कि समतल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाता है, तो समतल दर्पण का हो जाएगा
वस्तु के बराबर का सीधा प्रतिबिंब अगर बनता है तो हम कहेंगे समतल दर्पण से बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ये सारे 1 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम की रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। तो प्रकाश संश्लेषण की हमें केवल अभिक्रिया लिखनी है, यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण को समझाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो अभिक्रिया क्या हो जाएगी, 6CO2 + 6H2O। तीर के ऊपर हमें जरूर लिखना चाहिए क्या, सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, और नीचे तीर के नीचे क्लोरोफिल, ये लिखना बहुत ज़रूरी है। आप मत सोचिए कि ये तो एग्जामिनर को पता है क्लोरोफिल, क्योंकि बात आपके पता होने की है। CO2 की जगह भी हमें यहाँ जरूर लिखना चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड, और H2O की जगह जल, C6H12O6 की जगह भोजन या ब्रैकेट में ग्लूकोज, और 6O2 की जगह हमें उसके नीचे ऑक्सीजन लिखना बहुत ज़रूरी है, तब हमें 1 मार्क मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। विद्युत बल्ब के तंतुओं के निर्माण में प्रायः टंगस्टन ही क्यों उपयोग किया जाता है। तो बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है। होता क्या है, टंगस्टन का गलनांक बहुत अधिक होता है, अतः यह बिना पिघले उच्च ताप सहन कर सकता है। हमारे जो घरेलू बल्ब होते हैं येलो कलर के, उनमें एक बहुत पतले से तार की झिल्ली बनी होती है, यह टंगस्टन है। यह बहुत ज़्यादा ताप सहन कर सकता है और इसकी प्रतिरोधकता बहुत अधिक होती है। यही कारण है कि टंगस्टन के तंतुओं को बल्ब में प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन है, तो बिल्कुल कम से कम शब्दों में आपको अपना आंसर लिखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन कहता है, किसी विद्युत परिपथ में 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए वोल्टमीटर को किस प्रकार संयोजित किया जाता है। तो बच्चों, ये विद्युत धारा वाले पार्ट से है क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, पार्श्व क्रम या समांतर क्रम में। आपने देखा होगा जब हम विद्युत धारा के लिए एक परिपथ का निर्माण करते हैं तो कुछ इस तरीके से हम प्रतिरोध जोड़े होते हैं। तो अगर हमें वोल्ट मीटर जोड़ना है, कहीं पे विभवांतर लगाना है, तो हम उसे कुछ इस तरह से लगाते हैं। ये दोनों कैसे हैं, एक दूसरे के पार्श्व क्रम में है। तो एक परिपथ है तो वोल्ट मीटर को हमेशा पार्श्व क्रम में यानी आमने सामने लगाया जाता है, और अगर हमें अमीटर लगाना हो तो हम श्रेणी क्रम में लगाते हैं। तो अमीटर पूछेगा श्रेणी क्रम, वोल्ट मीटर पूछेगा समांतर क्रम में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, ओजोन परत के अपक्षय के लिए कौन सा रसायन मुख्यतः उत्तरदायी माना गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, तो इसका भी 1 वर्ड आंसर है क्लोरोफ्लोरोकार्बन या CFC। थकान हो जा रही है भगवान जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, धावन सोडा का रासायनिक सूत्र व उपयोग लिखिए। धावन सोडा का सूत्र हो जाएगा Ne2CO3 10H2O, और इसके उपयोग हो जाएंगे घरों में साफ सफाई में और जल की स्थायी कठोरता को दूर करने में। साथ ही यह भी पूछा जा सकता था कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र, तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है आपको अच्छे से पता है, NaSCO3। तो इसका उपयोग क्या हो जाएगा, इसका उपयोग बेकिंग यानी खाना पकाने से संबंधित, भोजन को मुलायम और स्पंजी बनाने में इसका उपयोग होता है। और दूसरा उपयोग हो जाएगा, इसका उपयोग एंटासिड के रूप में किया जाता है। तो आपको क्वेश्चन के वैरायटी को भी देखना है, धावन सोडा की जगह बेकिंग सोडा भी पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 11वें का क। 11वें के 2 भाग हैं। 11वें क्वेश्चन से आपका प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का हो जाएगा। सॉरी, 10वां क्वेश्चन भी 2 अंक का है, क्योंकि इसमें 2 भाग हैं, रासायनिक सूत्र भी पूछा गया है और उपयोग भी पूछे गए हैं। तो ये आपके 2 मार्क का पहला क्वेश्चन है। आपने फॉर्मूला लिख दिया, आपको 1 नंबर मिल गया, और आपने उपयोग लिख दिए तो आपको दूसरा नंबर भी मिल गया। तो 11वें का क है, अधातुएं ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर कैसा ऑक्साइड बनाती हैं। तो अधातुएं अम्लीय ऑक्साइड बनाती हैं। क्वेश्चन ऐसे होता कि धातुएं कैसा ऑक्साइड बनाती हैं, तो धातुएं क्षारीय ऑक्साइड बनाती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है 11वें का ख, यानी यह भी 1 नंबर का है। ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, 1 मार्क का है। और क्वेश्चन है, आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है। आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च होता है क्योंकि इनके बीच में मजबूत अंतः आकर्षण बल होते हैं। कैसे अंतः आकर्षण बल होते हैं, जिन्हें तोड़ने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता भी अधिक मात्रा में होती है, इसीलिए आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च होता है। बहुत सीधा सा, कम शब्दों में आंसर। नेक्स्ट 12वां क्वेश्चन है, ये भी 2 मार्क का क्वेश्चन है। देखते हैं इसका आंसर देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, आपके पास 2 विलयन A तथा B हैं। विलयन A का pH 6 है, विलयन B का pH 8 है। किस विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक है। इनमें से कौन अम्लीय है, कौन क्षारीय है। क्वेश्चन बड़ा सा है लेकिन आंसर बहुत ईजी सा है कि विलयन A जिसका pH मान 6 है, हमें यह भी बताना है अम्लीय है या नहीं।
तो यह अम्लीय है और इसकी हाइड्रोजन आयन सांद्रता अधिक है। विलेन बी का पीएच मान 8 है, यह क्षारीय है और इसकी हाइड्रोजन आयन सांद्रता कम है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 2 मार्क का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है द्विखंडन और बहुखंडन से आप क्या समझते हैं या किस प्रकार भिन्न है। द्विखंडन, द्वि से समझ में आता है दो, तो इसका आंसर लिखेंगे हम जनन का प्रकार जिसमें जनक कोशिका या मात्र कोशिका दो संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। उदाहरण हो जाएगा अमीबा, परामीशियम भी हो सकता है। बहुखंडन, जनन का वह प्रकार जिसमें जनक कोशिका या मात्र कोशिका कई भागों में विभक्त हो जाती है। प्लाज्मोडियम, इसमें आप चित्र भी बना सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन 2 मार्क का है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। ये भी 2 मार्क का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कितना है? ये क्वेश्चन 2 मार्क का है। क्वेश्चन कह रहा है स्वपरागण और परपरागण से क्या अभिप्राय है। तो स्वपरागण, जब किसी पुष्प के परागकोश में उत्पन्न परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं। किसी पुष्प के परागकोश से उत्पन्न परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं। देखिए पिक्चर भी लगी हुई है, ये स्वपरागण के लिए पिक्चर है। इस पुष्प का ये वर्तिकाग्र है और ये है परागकोश, पुंकेसर का परागकोश। परागकोश से परागकण उड़ करके उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर अगर जाते हैं तो इसे स्वपरागण कहते हैं। ऐसे पुष्प प्रायः आकर्षक नहीं होते हैं और बंद होते हैं, तो ये स्वपरागण हो गया। परपरागण, जब किसी पुष्प के परागकोश से दूसरे पुष्प के परागकोश से परागकण किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित हो जाते हैं तो यह परपरागण कहलाता है। इसमें पुष्प प्रायः बहुत आकर्षक खुशबूदार होता है और परपरागण ज़्यादातर जंतुओं, पक्षियों, जल, वायु के माध्यम से होता है। तो इसमें आप पिक्चर भी बना लेंगे, बहुत ईजी सी ही है। ये बना के आप बहुत आसानी से अपना आंसर समझा पा रहे हैं, तो यह एक अच्छा आंसर हो जाएगा और आपको 2 मार्क मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये 2 मार्क के लिए है। निकट दृष्टि दोष क्या है, इसके निवारण के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है। ध्यान से पढ़िए बच्चों, क्वेश्चन के 2 भाग हैं। पहले भाग 1 नंबर, दूसरा भाग 1 नंबर। तो आंसर क्या हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष। इस दोष में व्यक्ति निकट रखी वस्तु को तो स्पष्ट देख सकता है परंतु दूर रखी वस्तुओं को नहीं देख पाता है। ऐसे व्यक्ति का दूर बिंदु अनंत पर न होकर निकट आ जाता है। निवारण क्या हो जाएगा, उपयुक्त क्षमता का अवतल लेंस। तो निकट दृष्टि दोष में बच्चों निकट का दिखाई देता है, सॉरी दूर का दिखाई देता है, लेकिन निकट का दिखाई देता है लेकिन दूर रखी वस्तुओं को नहीं देख पाता है। ठीक, अगर दूर दृष्टि दोष होगा तो इसमें क्या हो जाएगा, दूर का उसे देखने में कोई दिक्कत नहीं है, जो दोष है वहाँ का देखने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन निकट का नहीं दिखाई देगा और इसका निवारण होगा उत्तल लेंस से। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है। 16वां क्वेश्चन, इसके 2 भाग हैं, 1-1 नंबर के हो जाएंगे ये। नहीं, 16वें क्वेश्चन का पहला भाग 2 अंक का है और दूसरा भाग 1 अंक का है, यानी ये क्वेश्चन 3 मार्क का है। तो ये सॉल्व करने वाला थोड़ा क्वेश्चन है। Na2O कह रहा है कि इन यौगिकों का निर्माण दर्शाइए, कैसे, इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से। तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है बच्चों, साइड में लिखते हैं क्योंकि हमारे पास जगह कम है। Na 11 Na के लिए विन्यास हो जाएगा 281 और 12 Mg 12 मैग्नीशियम के लिए हो जाएगा 282। इतने से हमें क्या समझ में आया कि सोडियम के पास 1 फ्री इलेक्ट्रॉन, मैग्नीशियम के पास 2 फ्री इलेक्ट्रॉन। इतने पोर्शन को हम हटा के फिर से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सोडियम, ये सोडियम है हमारा, इसके पास 1 फ्री इलेक्ट्रॉन था। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6, 1 2 3 4 5 6। अब बच्चों ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए अपना अष्टक बनाने के लिए, 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। एक तो यह सोडियम दे देगा 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरा सोडियम आएगा, दूसरा सोडियम जो 1 और इलेक्ट्रॉन देगा। तो इस प्रकार से यह इसका निर्माण हो गया। Na2 इस प्रकार से बनता है। Na ने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो Na पे पॉजिटिव चार्ज आ गया और दूसरे Na ने भी 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया। MgCl2 में क्या होगा, मैग्नीशियम के पास 2 फ्री इलेक्ट्रॉन है, मैग्नीशियम का 1 फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ बना देते हैं, 1 यहाँ बना देते हैं। और क्लोरीन, क्लोरीन के पास 7 फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं और दूसरे क्लोरीन के पास भी 7 फ्री इलेक्ट्रॉन। एक किसने दिया, 8 हो गए, एक किसने दे दिया, 8 हो गए। तो MgCl2 की संरचना ऐसी हो जाएगी। क्वेश्चन का दूसरा भाग है CH4 अणु की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। तो कार्बन, कार्बन के पास 4 फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 सॉरी, और चारों तरफ से 4 हाइड्रोजन भी रख देते हैं। इन हाइड्रोजन के पास छोटा बनाना पड़ेगा,
कार्बन के पास 1 2 3 4, हाइड्रोजन के पास 1, दूसरे हाइड्रोजन के पास 1, तीसरे हाइड्रोजन के पास 1, हर हाइड्रोजन के पास 1 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इस तरह से कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन अपने थे, 4 इसने इन हाइड्रोजन से लिए, तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। हाइड्रोजन के पास 1 2, हाइड्रोजन अपनी निकटतम उत्कृष्ट गैस यानी हीलियम के बराबर का विन्यास प्राप्त करना चाहता है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन बना के संतुष्ट है। कार्बन अपनी निकटतम यानी हीलियम के बाद नियोन का बराबर का विन्यास बनाना चाहता है, यानी 8 इलेक्ट्रॉन, इससे वो संतुष्ट हो जाता है। तो यह CH4 की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हो गई। CH4 कुछ ऐसे इसका कार्बन कंकाल बनाना हो तो हम ऐसे बनाएंगे। तो आगे बढ़ जाते हैं, आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कार्बनिक यौगिकों का IUPAC नामकरण कीजिए। तो ये हमारे पास 2 कार्बनिक यौगिक हैं, हमें केवल इनका नाम लिखना है, बस हमें हमारा मार्क मिल जाएगा। ये क्वेश्चन 2 मार्क का है और ये क्वेश्चन 1 मार्क का है। क्वेश्चन 17 के 2 भाग। तो इसको देखेंगे हम ध्यान से, इसको देखेंगे। हमें कार्बन काउंट कर लेने हैं 1 2 3। कार्बन कितने हैं? 3 हैं, तो 3 कार्बन वाला क्या हो जाएगा? प्रोप। पीछे देखेंगे इसमें कौन सा प्रकार्यात्मक समूह है? COH यानी ओइक अम्ल, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनोइक अम्ल। बहुत ईजी है, प्रोपेनोइक अम्ल। नीचे वाला देखेंगे, इसमें भी कार्बन काउंट करेंगे 1 2 3, यानी फिर से प्रोपो वाला है। फिर देखेंगे बीच में C डबल बॉन्ड O है और इधर उधर कार्बन है। ऐसा किस में होता है? ऐसा होता है कीटोन में, यानी ये क्या है? प्रोपेनोन। सहलग्न लगेगा ओन, प्रोपेनोन। तो इस तरह से इन दोनों के IUPAC नाम लिख लिए, हमें हमारा मार्क मिल जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जिंक को आयरन 2 सल्फेट विलयन में डालने पर होने वाली रासायनिक अभिक्रिया को लिखिए। तो बहुत आसान सी है, यह एक विस्थापन अभिक्रिया है जो हमने बहुत बार पढ़ी है। जिंक Zn प्लस FeSO4 आयरन सल्फेट, तीर लगा दिया, क्या बन जाएगा? ZnSO4 प्लस Fe। तो हमें केवल अभिक्रिया लिखनी है, बहुत कुछ नहीं लिखना है, हमें हमारा 1 मार्क मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अब थोड़े बड़े बड़े क्वेश्चन आने लगे हैं। यह इसी क्वेश्चन का अथवा वाला भाग है। अगर आपको यह क्वेश्चन नहीं आता था तो आप इस अथवा को कर सकते हैं। क्वेश्चन है, आश्रित जल में विद्युत का चालन क्यों नहीं होता है जबकि वर्षा जल में होता है? तो विद्युत का चालन होने के लिए क्या चाहिए होता है बच्चों? अम्ल क्षार लवण के विलयनों में हमने पढ़ा है कि विद्युत का चालन होता है, क्योंकि इनमें लवण या आयन की उपस्थिति होती है। आश्रित जल में क्या होता है? किसी भी प्रकार का आयन या लवण नहीं होता है, अतः यह विद्युत का चालन नहीं करता है। जबकि वर्षा जल में आयन उपस्थित रहते हैं, इसलिए यह विद्युत का चालन करता है। बिल्कुल सिंपल सा आंसर। इस क्वेश्चन का दूसरा भाग ख है। ख कहता है, एथेनॉल से एथेनोइक अम्ल के परिवर्तन को ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्यों कहते हैं? तो बच्चों यहाँ पे मैंने पिक्चर भी लगा रखी है इस अभिक्रिया की, थोड़ा देखने में दिक्कत हो सकती है, इसको ऐसे कर लेते हैं। तो यह एथेनॉल है, CH3CH2OH यानी C2H5OH। ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीजन को जोड़ेंगे हम। बच्चों इसमें देखा आपने, एथेनॉल में 1 ऑक्सीजन थी और एथेनोइक अम्ल में यहाँ पे 2 ऑक्सीजन हो गई, यानी 1 ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई है। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है? ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, बस यही बात हमें लिखनी है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, एथेनॉल से एथेनोइक अम्ल बनते समय ऑक्सीजन के अणुओं में वृद्धि होती है जबकि हाइड्रोजन के अणुओं में कमी होती है। हाइड्रोजन क्या था? यहाँ पे बहुत सारे हाइड्रोजन थे और हाइड्रोजन कम हो गए, पानी अलग हो गया, तो इसलिए इसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। आप एक लाइन में इस अभिक्रिया को लिख भी सकते हैं, बहुत बड़ा, इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है। CH3CH2OH या C2H5OH प्लस ऑक्सीजन, तीर लगा लिया, क्या बन जाएगा? एथेनोइक अम्ल यानी CH3COOH। इस तरह से आपका आंसर कंप्लीट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 18th क्वेश्चन। 18th क्वेश्चन, यह क्वेश्चन भी 3 मार्क्स का है। क्वेश्चन का पहला भाग 2 मार्क का, पहला भाग 2 मार्क का है, दूसरा भाग 1 नंबर का है। पहला भाग कहता है, हमारे शरीर में वसा का पाचन कहाँ और किस प्रकार होता है? तो क्वेश्चन में 2 चीजें हैं, कहाँ और किस प्रकार। आंसर क्या हो जाएगा? हमारे शरीर में वसा का पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। कैसे होता है? लाइपेज एंजाइम की सहायता से होता है। छोटी आंत में लाइपेज एंजाइम की सहायता से होता है। क्वेश्चन का दूसरा भाग है, कायिक प्रवर्धन द्वारा उगाई जाने वाले 2 पौधों के नाम लिखिए। कायिक प्रवर्धन द्वारा उगाई जाने वाले 2 पौधे क्या हो जाएंगे? गन्ना, आलू, गुलाब, बहुत सारे हैं। देखिए बच्चों, मैं वो आंसर बता रही हूँ, एक छोटा सा आंसर लिख के आप कैसे मार्क्स गेन कर सकते हैं। आप इसे बहुत
और भी इन्हेंस कर सकते हैं अपने हिसाब से। अगर आपको ज़्यादा मार्क्स चाहिए तो और भी इसे एम्फेसाइज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हम पूरा पेपर आज डिस्कस नहीं करेंगे, आधा ही करेंगे, बस ये आखिरी क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, मानव उत्सर्जन तंत्र का स्वच्छ चित्र बनाइए, इसमें निम्नलिखित भागों को दिखाइए, वृक्क, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय। तो आप क्वेश्चन ये पिक्चर बना के केवल इन तीनों भागों को भी दिखा करके आपका काम हो सकता है। तो मूत्रवाहिनी कहाँ है? ये मूत्रवाहिनी होती है। वृक्क, इन दोनों को वृक्क कहते हैं। और हमारा मूत्राशय ये हो जाता है। तो आप ये पिक्चर बना करके ये तीन भाग, कम से कम ये तीन भाग आप जरूर दर्शाएंगे। अगला इसी क्वेश्चन का अथवा था, अगर आप ये क्वेश्चन नहीं करना चाहते हैं तो क्वेश्चन का अथवा है, मानव हृदय का स्वच्छ चित्र बनाइए, इसमें निम्नलिखित भागों को दिखाइए। तो ये हृदय का चित्र हो गया, हालांकि एनसीईआरटी में थोड़ा सा डिफरेंट है। तो आप ये दायां अलिंद और बायां निलय, ये बायां निलय है, ये दोनों नीचे वाले भाग निलय होते हैं, ऊपर वाले अलिंद होते हैं। ये दायां अलिंद, बायां अलिंद, दायां निलय, बायां निलय, और इसके साथ हमें दिखानी है महाधमनी, जो ये हो गई। तो इस तरह से आप ये चित्र बना के कम से कम ये तीन भाग आपने जरूर दर्शाने हैं, तब आपको मार्क मिलेगा। तो बच्चों, यह क्वेश्चन था आपका 3 नंबर का। 3 भाग दर्शाने के बाद आपको 3 मार्क मिलेंगे। तो आपको यह क्वेश्चन बहुत अच्छे से, और हो सके तो आप इसे कलरफुल जरूर बनाइए। तो बच्चों, आज हमने आधा पेपर सॉल्व किया है, आधा पेपर हम अगले दिन सॉल्व करेंगे, और इस तरह से आपको कम से कम ये समझ में आएगा कि आपको एक ठीक ठाक आंसर कैसे लिखना है। तो बच्चों, आज यहीं पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू, पढ़ते रहिए।